हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म मिडिल एकेडमी। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आज हम एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। बताने से पहले मैं आपको कुछ दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ। देखो, वर्तमान परिदृश्य में हमने ये देखा है जिस प्रकार से साल 2024 का जो प्री का पेपर आया है और जिस तरह से उस प्री के पेपर में क्वेश्चंस को आरपीएससी ने अरेंज किया है और उसके सब्सिक्वेंटली आरपीएससी के मेंबर्स के जो पब्लिक मीडिया डोमेन के अंदर जो हमारे पास इंटरव्यू आए हैं और उन इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किस प्रकार से एक नई अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। उन्हें एक प्रशासनिक अधिकारी चाहिए और उनका ये कहना है प्रशासनिक अधिकारी वो होना चाहिए जिसके अंदर खुद में एक एबिलिटी हो, वो अपनी थिंकिंग को डेवलप करे। वो उस थिंकिंग को डेवलप करने के बाद उसके अंदर ऐसी एबिलिटी हो कि वो डिसाइड कर सके कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी आशाओं के साथ हम आज आपको एक ऐसे डायनेमिक इवेंट की तरफ लेकर आए हैं वो जो ना सिर्फ आपको मेंस के लिए बल्कि इंटरव्यू दोनों के लिए हेल्प करेगा। और ये कैसे हेल्प करेगा, एक उदाहरण पहले मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से करंट अफेयर को हमें कैसे तैयार करना चाहिए। रिसेंटली 2024 का जो हमारा ये प्रीलिम्स हुआ, इस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाया है, हम यहाँ पे प्री ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि प्री को उन्होंने इतना डायनामिक बना दिया है कि हमें करंट अफेयर अब पूरे साल का जो रेगुलर टच में है वो रहना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इस अधिनियम के संबंध में इन्होंने कुछ कथन दिए हैं और उस कथन के आधार पर इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा सही है। तो आप ये सेंटेंस पढ़िए। ये बोलता है कि यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसको इनेक्ट कब किया गया? 5 जुलाई 2013। अगर किसी को जानकारी है कि 2014 के अंदर हम जानते हैं एनडीए की गवर्नमेंट आ गई थी, उससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी और यूपीए ने बहुत बड़ा एक्ट एनएफएसए लेके आया था और साल 2013 में लाया था। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि 5 जुलाई की तारीख हमें हो सकता है याद नहीं हो, तो हम इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हम स्टेटमेंट ए के बारे में नहीं जानते। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। चलो, अगर किसी को जानकारी है तो ठीक है, नहीं जानकारी इसको भी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण और 50% शहरी, क्या बोल रहा है, एक तो कानूनी रूप से लीगली, एक 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन की बात करता है कि इनको सब्सिडी मिलती है। इसके आधार पर इनको यह अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चंस है, हम इसका भी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे। आंसर डिस्कस क्यों नहीं करेंगे बाद में बताता हूं। लेकिन अब जो आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, ये आर्टिकल किस संदर्भ में आया मैं आपको बताना चाहता हूं। रिसेंटली दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हुए, वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की सरकार लगभग 15 साल रही और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 15 साल। 27 ईयर्स के बाद में रिजीम चेंज हुआ है, बीजेपी एक अच्छी खासी मेजोरिटी के साथ जीत में आई है। तो 70 जो एमएलए की सीट्स है उसमें से 48 सीट्स मिली है बीजेपी को। ना पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, इस इलेक्शन से पहले एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए प्रशासनिक अधिकारी, एज ए आरएस एग्जामिनेशन की तैयारी करते समय हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए ये जो सीटें हैं कितने वोटों से जीतने वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इन्होंने पूछा है कि देखो फ्री बीज का अनाउंसमेंट किया गया था किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा, नंबर एक। दूसरा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तीसरा कांग्रेस के द्वारा। कहना क्या चाहते हैं कि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने, हो सकता है एक दूसरे को देख करके और हो सकता है उनके पास रिसोर्सेज हो, लेकिन इन तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट किए थे कि हम फ्रीबीज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये इंडियन जो द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया और इस आर्टिकल में यहां मैं आपको सबसे पहला मेरा ध्यान एक सेंटेंस की तरफ लेके जाना। अगर आप पढ़ सकते हैं मैं आपके लिए पढ़ के बताता हूं। यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है और ये लाइन क्या बोलती है? द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इनेक्टेड बाय द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस इन 2013 transformed key welfare schemes such as the midday meal, public distribution system, and led to the development and legal entitlement to the people. According to data released by the center, the law beneficiary includes 75% of the rural, 50% of the urban, and almost 800 million people in total. तो क्या कहना चाहता है ये कह रहा है 75% पॉपुलेशन ऑफ रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से, 50% पॉपुलेशन आपकी अर्बन क्षेत्र से, और इसके अलावा इसने एक और चीज कही और वो ये कहता है कि ये लीगल एंटाइटलमेंट देता है और इसके साथ ये भी बोलता है कि कुल मिला के रफली 800 मिलियन पीपल,
अब जैसा कि आप जानते हैं कि 1 मिलियन होता है वो करीब करीब 10 लाख के बराबर होता है, तो करीब करीब ये 80 करोड़ संख्या पहुंचती है। ये लकीली हमने जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया था क्वेश्चन पेपर, तो उसमें वो क्वेश्चन था, हमने उस क्वेश्चन को लेके आए और जैसे ही आज मेरी नजर गई इसके ऊपर, जब मैंने ये देखा तो मेरे समझ में आया कि किस प्रकार से हम ये बात बोलते हैं। लास्ट टाइम भी जब मेंस का हुआ था, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे थे और जो हमारी आईआर की क्लासेस है, तब ने हमने ये बात की थी, हमारा ओरिएंटेशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम वो आशाओं को पूरी कर सके जो संस्था चाहती है। तो ये आपको क्लियरली एक एग्जाम्पल है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज स्टेटमेंट आपके इस क्वेश्चन में है। अगर आप देखें तो उन्होंने यही बोला है कि इट वाज इनेक्टेड इन 2013, चलो 5 जुलाई हमें नहीं पता, ये बोल रहा 50 करोड़ लोग हैं उनको एनएफएसए कवर करता है, जबकि वो आर्टिकल क्या बोल रहा था 800 मिलियन, यानी कि 80 करोड़। फिर ये बोलता है दिस एक्ट लीगली एंटाइटल्स अप टू 75% ऑफ ग्रामीण एंड 50% शहरी जनसंख्या को ये अधिकार देता है, सब्सिडी देता है। तो ये आपने देख लिया एज इट इज, ये लाइन लिखी हुई थी उसके अंदर। तो ऐसा है, ये इंपॉर्टेंट बातें हमें कहां से मालूम चलती है, हम जब अखबार पढ़ते हैं, करंट पढ़ते हैं। ये फिगर कहां से लिया है, इसने बोला लगभग 50 करोड़। एक कॉमन सेंस की बात है, क्या 50 करोड़ आज की तारीख में है? अब अगर आप ऐसे कर सकते थे तब भी ठीक, अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो आपको स्टेटमेंट पढ़ना था। ठीक है, मैं कैसे बताना चाहता हूं आपको, मेरा कहने का मतलब क्या है। इसने बोला ये 2013 को अधिनियमित किया गया, हमें नहीं पता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोलता है कि लगभग 50 करोड़ व्यक्ति इसके अंदर है। आप 140 करोड़ जनसंख्या पकड़ते, फिर उसको अर्बन और रूरल के अंदर बांटते और परसेंटेज निकालते, तभी आपको आइडिया लगता कि या तो स्टेटमेंट 2 सही होगा या फिर स्टेटमेंट 3 सही होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब दोनों एक साथ नहीं होंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन 2 एंड 3। 2 क्या बोलता है? ए एंड बी, एंड 3 बोलता है ए एंड सी। यानी कि ए तो दोनों ही सूरत में सही है। इसका मतलब हमें ये पता हो चाहे ना हो कि ये 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ, परंतु ये स्टेटमेंट सही है। अब आप अपना कॉमन सेंस लगा करके या फिर आर्टिकल पढ़ करके ये क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो इंपॉर्टेंट यही था कि हम चीजों को पढ़ें और यही एक मुख्य उद्देश्य है कि इस उद्देश्य के आधार पे हम प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है ये कंटिन्यू रहेगी, ताकि जो हमारे मेंस जिनकी आ रहा है वो इसमें से क्वेश्चंस निकाल सके, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो आईआर का हो, चाहे वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस सेक्टर के क्वेश्चंस आए हैं। हम ये जानते हैं कि पहले भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि उसमें लिखा है सिलेबस के अंदर कि बेसिक कंप्यूटर से आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन लास्ट टाइम क्या पूछा गया? 2 नंबर का सवाल पूछा गया, व्हाट इज ऐरावत। उसके बाद आपसे 10 नंबर में सवाल पूछा गया कि आप ऐरावत को एक्सप्लेन करो, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। तो इस प्रकार की चीजों को आप करंट से ही टैकल कर सकते हैं। इसके ऊपर आपकी एक फर्म ग्रिप होनी चाहिए और हम मैंडेरिन एकेडमी के ऊपर आपकी इसी जो आपको इसको हेल्प कैसे कर सके, आपको कैसे समझा सके, वो एक प्रयास है। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो मेरा एक काम था समझाने का, अब उसके बाद हम आर्टिकल्स पे आते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए। तो देखो, ये तो आंकड़े मैंने समझा दी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये बात क्यों उठी कि हम फ्री बीज की और वेलफेयर की बात होती है। तो आखिर फ्री बीज क्या है, वेलफेयर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या जो सरकारें, जो लोकतंत्र के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंसमेंट करती है, या वो फ्री बी है या फिर वेलफेयर है, क्या दोनों आवश्यक है? इन चीजों को देखना है। अब यहाँ पॉइंट क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर चीज को हम ये नहीं कह सकते ये फ्री बी है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि दिल्ली के अंदर जितनी महिलाएं ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रैवल कर रही है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया ट्रांसपोर्ट की। और उसी के अलावा राजस्थान में जानते हैं आप, महिलाओं को 50% जो है, अगर वो राजस्थान बसेस, रोडवेज की बसें में ट्रैवल करते हैं तो उनको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो रीजन आप ये समझो, जो महिलाएं होती है उनका वो हाउस होल्ड संभालती है, घर संभालती है, उनकी जेब से यदि कोई पैसा खर्च होता है, इसका मतलब क्या है? वो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन था उसमें डिक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट जब भी महिला के हाथ में पैसे देती है तो उनकी आशा यही होती है कि हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को कम करके हम किसी और माध्यम से उस पैसे को इन्वेस्ट करवाएंगे। तो ये जो एक पॉइंट इस आर्टिकल में लिखा गया कि जो महिलाओं के हाथ में पैसे आते हैं, इस प्रकार इस इलेक्शन के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था, आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम 2100 रुपए हर दिल्ली की महिला को मंथली अलाउंस देंगे यदि हम जीत के आते हैं। तो अब आपको यहां डिफरेंशिएट करना होगा कि क्या हर महिला को 2100 रुपए देने जरूरी थे? तो यहां आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये बोल सकते हो कि हाँ, ये एक फ्री भी हो सकती है। परंतु यदि इसके अंदर जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने लोग हैं उसमें जो महिलाएं हैं उनको यदि हम देते हैं तो यस, वो ये हो सकता है कि वो एक वेलफेयर स्कीम है। तो फ्री बी और वेलफेयर स्कीम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन प्रॉपर से करना है कि हो सकता है जो किसी एक आदमी के लिए फ्री बी हो वो किसी और आदमी के लिए वेलफेयर भी तो है। जैसे एक गरीब आदमी है जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, यहाँ 80 करोड़ लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम खाना दे रहे हैं। अब 80 करोड़ में से ऐसा हो सकता है कि 60 करोड़ लोगों को इसकी आवश्यकता हो, तो उनके लिए वो वेलफेयर हो गया।
परंतु उसी 80 करोड़ में से हो सकता है जो ऊपर के 10 करोड़ है उनको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उनके लिए फ्री बी होगी। इसकी कोई स्पष्ट डेफिनेशन कहीं नहीं दे रखी है, ये आपको अपने आर्गुमेंट से, अपने उदाहरण के तहत इनको समझाना है। इसके अलावा आप दूसरा एक और चीज समझिए, मेंस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू में तो 100% आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। ये फ्री बी और वेलफेयर की डिबेट आज पहली बार नहीं चली। तमिलनाडु के अंदर जितने भी इलेक्शंस होते हैं वहां जानते हैं फ्री के अंदर टीवी देना, फ्री के अंदर रेफ्रिजरेटर्स देना, फ्री के अंदर सिलाई मशीन देना, ये वहां कल्चर था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर ये आया। अब एक वाइड स्कोप गुजरात के अंदर इसकी घोषणा की गई, हमने ये हरियाणा के इलेक्शन में देखा, गुजरात के इलेक्शन में देखा। तो ये चीजें दिखाती है कि ये एक पॉपुलर कल्चर में डिबेट आ चुकी है, इसका मतलब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा आप ये भी समझिए कि यदि हमने कहा है, जैसे यहाँ आर्टिकल के अंदर डॉक्टर कैलाश है, उन्होंने ये बोला है, आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो फ्री बी और वेलफेयर को डिफरेंशिएट कर सकती है। तो उनका ये कहना है, यदि कोई चीज ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाती है, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, हमारे डेवलपमेंट को बढ़ाती है, तो उन चीजों को हम वेलफेयर के अंदर काउंट करेंगे, ना कि फ्री बी के अंदर काउंट करेंगे। और इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आप आपने देख लिए। दूसरा इसके अंदर एक और एंगल दिखा, क्या जुडिशरी का इसमें कोई रोल है? तो जुडिशरी ने स्पष्ट रूप से कहा, देखो ये एग्जीक्यूटिव का प्रोरोगेटिव है, ये लेजिस्लेचर का प्रोरोगेटिव है, आपको अपनी पॉलिसी बनानी है, आप डिसाइड करो कि क्या फ्री बी है और क्या वेलफेयर है। क्योंकि आखिर होता कौन है ये फ्री बी अनाउंसमेंट करने वाला? पॉलिटिकल पार्टीज ही होते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको फर्म स्टैंड लेना है। और इस आर्टिकल को अगर मौका मिले हम इसको यहाँ पे नीचे टैग कर देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको एक बार जरूर रेफरेंस के साथ पढ़ लेना। ये क्वेश्चन हमने डिबेट डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए, डोनाल्ड ट्रंप है जो वहां पे सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, 4 साल का उनका टेन्योर है। तो अब वो जैसे ही उन्होंने घोषणाएं की थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था कि हम आमूलचूल परिवर्तन लेके आएंगे, हम जो माइग्रेशन है उसको कम करेंगे, जो इलीगल लोग आते हैं उनको देश से बाहर निकालेंगे, जो हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस ऊपर नीचे है उसको हम बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोले थे हम अमेरिका को एक ग्रेट कंट्री बनाएंगे। ये उनके कुछ अनाउंसमेंट थे, उनके आधार पर उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो साइन किए हैं। और रिसेंटली उसके अंदर क्या हुआ है कि जो कुछ तो बातें चली रही है, आप जानते हैं मैक्सिको के ऊपर उन्होंने, मैक्सिको, कनाडा और इसके अलावा चाइना, इसके ऊपर उन्होंने दोबारा टैरिफ लगा दी। वो हमारा नया आर्टिकल आएगा उसमें देखेंगे। परंतु एक अनाउंसमेंट जो उनके इनकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में आई वो थी चाबार पोर्ट को लेकर। चाबार पोर्ट आप जानते हैं इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? चाबार पोर्ट किस कंट्री का है? चाबार पोर्ट है ईरान के पास। और इसी चाबार पोर्ट का एक टर्मिनल है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, और आज से नहीं, हम काफी टाइम डेवलप कर रहे हैं। साल 2000 के अंदर हमने, साल 2001 के अंदर प्रिसाइसली हमने ईरान के साथ मिलकर के, रशिया के साथ मिलकर के और इंडिया खुद, इन तीनों राष्ट्रों ने मिलकर के एक कॉरिडोर बनाया था जिसको हम आज की तारीख में INSTC कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये हमने कॉरिडोर बनाया। ये कॉरिडोर पहले हमने जब बनाया उस समय 3 ही रास्ते थे। हमारा उद्देश्य क्या था, मैं इसका मैप आपको दिखाता हूं INSTC का, 1 सेकंड। ये INSTC का मैप है। तो हमने क्या प्रयास किया था? हमने ये प्रयास किया था कि मुंबई से लेकर के हम यहां पर ईस्टर्न यूरोप में और वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये देखो, ये हमारा एक स्टैंडर्ड रूट है जिसके अंदर क्या होता है, आप बाल्टिक सी या नॉर्थ सी अटलांटिक में जाते हो और वहां से फिर आप मेडिटेरियन होते हुए हमारा जो यहाँ पे अरेबियन सी में पहुंचते हो। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड रूट है जिसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट 16,000 किलोमीटर के आसपास है। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए, ताकि क्या समय कम लगे, आपकी जो एक्सपेंडिचर ट्रांसपोर्ट का वो कम है, उन सब के लिए हमने क्या किया, INSTC, हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये एग्रीमेंट साल 2001 के अंदर हमने बात करी। इसके अंदर कौन से थे? इसके अंदर रशिया था, इसके अंदर ईरान था और इसके अंदर इंडिया था। सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए बाकी राष्ट्र इसके अंदर सम्मिलित हुए। वर्तमान में लगभग 13 देश इसके अंदर है। और ये रूट कहां से निकलता है? ये हमारे मुंबई का जो पोर्ट है वहां से निकल करके ईरान में जाता है। और ईरान के अंदर तो चाबार तो आपका यहाँ पे, चाबार के लेफ्ट में बंदर अब्बास पोर्ट है। तो ये बंदर अब्बास पोर्ट की लोकेशन दिखाई गई है। बंदर अब्बास पोर्ट से ये होते हुए कहां जाएगा? अर्मेनिया और अजरबैजान, दोनों ही राष्ट्र इसके अंदर सम्मिलित है। तो ये जो कैस्पियन सी दिख रहा है आपको, कैस्पियन सी में इधर, और कैस्पियन सी के बाद में जो सेंट्रल एशिया के 5 राष्ट्र हैं जिसके अंदर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, वो सारे राष्ट्र इसमें सम्मिलित हैं। और फिर आपको मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तक हमारा ये रास्ता जाता है। इसके माध्यम से फिर हम जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, उनके पास अप्रोच करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या, इंडिया का प्लान क्या था? बीच में इंडिया का प्लान था कि हम इस INSTC के अंदर चाबार पोर्ट को भी कनेक्ट कर देंगे, ऐसा उनका प्लान था। और दूसरा, इसी आर्टिकल को आप, इस आर्टिकल में
इस आर्टिकल को लेके आने का उद्देश्य क्या है? कहते हैं हमेशा सरकार अगर कंटिन्यूस या उसकी पॉलिसी होती है उसमें एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब हुआ क्या, आप जानते हैं बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा हमारे प्रेसिडेंट थे, कहां के? यूएसए के। कब थे बराक ओबामा? साल 2014 तक यूएसए के प्रेसिडेंट थे। साल 2015 के अंदर वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है। यस, साल 2014-16 के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है। तो यहां पे ये 2015 तक थे बराक ओबामा, 2015 तक थे और 2016 के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गई और वहां पे कौन आ गए थे? डोनाल्ड ट्रंप, जो उनका पहला टेन्योर था। ओके, और अभी वर्तमान में हम जानते हैं कि जो बाइडेन के बाद में दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन के आ गए। अब हुआ क्या, कहने का मतलब क्या है? देखो, साल 2000 पहले से 2015 से पहले, मतलब 2010 के आसपास से यूएसए भारत को बोलता रहा आप ईरान के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाओ, आप उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाओ। रिश्ते बनाने के साथ क्या करो, आप उनसे तेल खरीदो। तो हमारी डिपेंडेंस किसके ऊपर बढ़ गई? हमारी डिपेंडेंस ईरान के ऊपर बढ़ गई। और ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए हमको प्रेशर डाला था। और यूएसए प्रेशर क्यों डाला था? यूएसए का जब बराक ओबामा उसके प्रेसिडेंट थे, उनका प्लान ये था कि वो ईरान के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। और इसके लिए आप जानते हैं उन्होंने जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, ये जो डील है वो साइन करी थी, जिसके अंदर ये बोला था कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को त्याग देगा और अमेरिका और जो बाकी राष्ट्र हैं वो उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। ये उनका प्लान था। पर हुआ क्या, जैसे ही 2015 के अंदर सरकार चेंज होगी, 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आ गए। डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया। किसको? JCPOA को। और बोला कि यूएसए जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर निकलता है। तो हुआ क्या, अब वहां पे हम यूएसए के कहने से हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे थे, हम उनसे तेल खरीद रहे। अचानक सरकार चेंज हुई, उन्होंने बोला नहीं आप ऐसा नहीं करते। तो हमने क्या किया? हमने तेल का आयात धीरे धीरे कम किया। और वर्तमान में हम जानते हैं कि हमारा ईरान से जो आयात है वो बहुत ही कम है। इस बात को समझते हुए आप ये समझिए, अब रिसेंटली क्या हुआ, इस 2010 से 2015 के बीच में हमने चाबार पोर्ट भी डेवलप किया। जब सरकार चेंज हुई तो हमने डोनाल्ड ट्रंप के उस टाइम जो उनका एग्जीक्यूटिव विंग थी उनको बोला, उनको समझाया कि देखो जो हमने चाबार पोर्ट डेवलप किया वो अफगानिस्तान में जाने के लिए, हम सेंट्रल एशिया में जाने के लिए, हम ईरान के साथ हम वहां मिडिल ईस्ट में जाकर के काम करेंगे, इन चीजों के लिए डेवलप कराया। उसमें आपका भी योगदान था। अब आप कहते हो कि हम सैंक्शन लगाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो इंडिया वाज एबल टू गेट सैंक्शन और उन्होंने उस वक्त सैंक्शन मिल गया। तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया को कोई सैंक्शन नहीं लगे और इंडिया बड़ी आसानी से चाबार पोर्ट को डेवलप करता रहे। हालांकि यूएसए से प्रेशर के कारण जो हमारी स्पीड थी, स्पीड कम हो गई। जब स्पीड कम होगी तो वहां पे क्या हुआ, स्पीड कम होने से ईरान थोड़ा सा नाखुश हुआ और वहां पे एंट्री किसकी होती है? एंट्री होती है चाइना की। एंट्री किसकी होती है? चाइना की। और चाइना ईरान को बोलता है कि मैं आपके यहां लगभग $300 बिलियन का निवेश करूंगा। ये 2021 की बात है। 2021 के अंदर चाइना कहां गया? ईरान में, और उनको बोला मैं आपके यहां पे $300 बिलियन का यूएस डॉलर का निवेश करूंगा। आप क्या करो, चाबार पोर्ट हमें दे दो, हम इसको डेवलप करेंगे। तो इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हुआ क्या, हम इस यूएसए के कॉन्फिडेंस में, चाबार कॉन्फिडेंस में हमने अफगानिस्तान के अंदर वहां पे एक जलाराम हाईवे है जो क्या करता है, ईरान से अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। हमने वो डेवलप कर दी, हम पैसा खर्च कर चुके थे। इसलिए आखिर में जाते जाते कैसे न कैसे ईरान को समझाया, समझाने के बाद यूएसए को समझाया। अब दोबारा जैसे ही ट्रंप दोबारा आए हैं, ये फिर से चाबार का राग इन्होंने अलाप दिया और ये कहने लगे हैं कि अब जो यहाँ पे चाबार पोर्ट है उसके ऊपर हम दोबारा सैंक्शन लगा सकते हैं। अब आप जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका शेड्यूल है कि वो यूएसए का दौरा करेंगे। तो आप ये देखना, ये चाबार का पोर्ट दोबारा उठ के आएगा। तो मैंने ये आज इसलिए स्टार्ट किया ताकि हम इसको कंटिन्यूस में ले सके कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इससे बात चल रही है। ये जियो पॉलिटिकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए आप, ये भी यूएसए से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो विश्व के अंदर हमारे जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो आपस में जो ग्लोबलाइजेशन से जुड़े हुए थे, उसमें उन आयामों को ठेस पहुंचा रहा है। यहां पे कहना क्या चाहता है, ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। अब ये ट्रम्प्स ट्रेड वॉर की क्यों बात करी है, आपको सिंपल सी बात है, इस आर्टिकल के अंदर क्या समझाया गया है। इस आर्टिकल में आप रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने 3 कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लगाए। पहली कंट्री कौन सी थी? मैक्सिको। दूसरी कंट्री कौन सी थी? कनाडा। और तीसरी कंट्री कौन सी थी? चाइना। तो क्या किया उन्होंने मैक्सिको और जो कनाडा है
उनके ऊपर तो 25% टैक्स लगा दिया। जो भी बोला कोई भी आइटम वहां से इंपोर्ट होकर आएगा, उन इंपोर्ट के आइटम्स की लिस्ट है, उन लिस्ट के ऊपर बोला 25% का टैक्स लगेगा, ठीक है। और चाइना के ऊपर उसने 10% लगा दिया कि बोला इन एनर्जी के कोई भी इक्विपमेंट आएंगे XYZ रिन्यूएबल के आएंगे तो उसके ऊपर लगा दिया। अब ये हमने क्यों लगाया और क्या बोला उसने? भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आप आर्बिट्री आ जाएंगे और कुछ भी कर देंगे। तो उसका ये कहना है कि ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि हमें लगता है कि ये नेशनल इमरजेंसी है। आप वर्ड समझिए, नेशनल इमरजेंसी है। हमारे राष्ट्र में इंदिरा गांधी जी के समय नेशनल इमरजेंसी लगी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना पड़ गया था। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है जिसको मुद्दे आज जुड़ते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेशनल इमरजेंसी। बोला कैसे? तो वो बोल रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी इस हिसाब से है कि हो क्या रहा है कि मैक्सिको की बॉर्डर से कौन आ रहे हैं? माइग्रेंट आ रहे हैं। रिसेंटली देखा होगा आपने एक जो काफी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि अमेरिकन यूएस एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट वहां से हमारे लोगों को लेके आया। वो इलीगल माइग्रेंट्स थे, विदाउट परमिशन गए थे, तो उन लोगों को लाकर के अमृतसर में वो लैंड हुआ। तो यहाँ पे हमारी जो लोकसभा है उसके अंदर भी काफी बवाल मचा था। ऑपोजिशन ने कहा था कि क्या भारत के पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है और क्या मतलब मानवता के जो अधिकार है वो सारे छिन गए, तो उन लोगों को हथकड़ियां बांध के यहाँ पे लेके आया। तो ये काफी एक कंट्रोवर्सी चली थी, तो आपसे इस बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं। तो लेकिन क्या है, जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो आप अगर मैप देखें नॉर्थ अमेरिका का, तो ये जैसे रफ स्केल है, ये नॉर्थ अमेरिका हमारा, आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्री है, एक कौन सी है? कनाडा सबसे ऊपर, सेकंड आपका यूएसए और थर्ड है मैक्सिको। और इन तीनों ही कंट्रियों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है। भाई तीनों एक कॉन्टिनेंट है, इसमें तीनों ही राष्ट्र हैं, उसके अलावा है नहीं। तो इनकी जो ट्रीटी है उस ट्रीटी के हिसाब से इनके अंदर फ्री ट्रेड मूवमेंट चल सकता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो ये मैक्सिको है। अब इस मैक्सिको की बॉर्डर से क्या होता है, इलीगल जो भी माइग्रेंट्स है वो दुनिया से यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? मैक्सिको में। और मैक्सिको के माध्यम से वो कहाँ जाते हैं? यूएसए के अंदर। तो जब इससे पहले भी जब गवर्नमेंट आई थी तब इन्होंने बाउंड्री वॉल बनाने का प्लान किया था, बोला हम पूरी पूरी मैक्सिको के यहाँ बाउंड्री वॉल बना देंगे। इकोनॉमिकली वायबल नहीं था, फंडिंग के इश्यू आने लगे, तो प्लान तो वो बीच में ड्रॉप हो गया। परंतु अब क्या हुआ, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ से आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये आकर के एक तो हमारी इलीगल है, गलत, उसके बाद इनके आने से हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिको के अंदर आप जानते हैं ना, यहाँ पे इलीगल लोगों के साथ इलीगल ड्रग्स भी आती है। और इन ड्रग्स के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं यूएसए के, वो उसके शिकार हो रहे हैं, और शिकार होने के कारण उनकी डेथ भी हो रही है। और उन्होंने यही आरोप लगाया कि बोला ये चीजें रोकने के लिए हमने ये टैरिफ लगाए। और ऐसा देखने को मिला कि जैसे ही टैरिफ लगाए, मैक्सिको की सरकार पहुंच गई उसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास, और उन्होंने बोला हम इसके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे। उन्होंने बोला एक काम करो, आप हमारे ऊपर टैक्स मत लगाओ, आप ये 25% जो ड्यूटी लगे उसको रोक दो। हम, मैक्सिको बोलता है हम हमारी सेना के 10,000 लोगों को यहाँ इस बॉर्डर पे नियुक्त कर देंगे। उससे क्या होगा, ना तो ये जितने भी यहाँ पे जो ड्रग माफियाज हैं वो नहीं जा पाएंगे, और जो इलीगल माइग्रेंट्स है वो भी नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये प्रयास किया है, बोला हम ये काम करते हैं, आप मत लगाओ। दूसरा, जो ये आपकी कनाडा की बॉर्डर है, जो ग्रेट जो हमारी 5 सुपर लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं वो, और उसके बाद जो हमारी लॉरेंस रिवर है, ये बाउंड्री बनाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनका ये भी आरोप था कि जो कनाडा के माध्यम से भी लोग आ रहे हैं वो भी लेके आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो मैक्सिको के ये जो ड्रग माफियाज हैं, जो इनके कार्टेल्स बने हुए हैं, इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पर भी है। और यहाँ पर कनाडा से क्या होता है, ऑफिशियली फैक्ट्रीज के अंदर जो मैं कुछ आपको इनके नार्कोटिक्स के नाम बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो वो उनका इंट्रूशन यूएसए में हो रहा है, इस कारण उसने यहाँ पर भी लगाए। और आप जानते हैं कि जो उसके कनाडा के जो हमारे जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके साथ पर्सनल उनका रिलेशन भी अच्छा नहीं है। तो हालांकि उन्होंने ट्विटर पे ये तक पोस्ट कर दिया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने कि इसको आप एक काम करो, हम आपकी ड्यूटीज माफ कर देंगे, आप इसको 51st स्टेट बना लो। तो इस तरह की बातें चल रही थी, उसी संदर्भ में हमारा ये आर्टिकल भी था। तो ये बातें हैं, तो ये इन्होंने इन तीनों राष्ट्रों के ऊपर लगाए। और क्यों लगाए ये उन्होंने बताया। अब हुआ क्या है, चाइना ने तो बोला कि ठीक है आपने हमारे ऊपर लगाए हैं, हम आपके ऊपर 15% लगा देते हैं। चाइना ने उसका जवाब दिया। इसके अलावा चाइना बोला कि हम कहाँ जाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे कि भाई किस प्रकार से आर्बिट्रेटली ये यूएसए से काम कर रहा है। जबकि मैक्सिको और कनाडा, इन दोनों ने बोला है कि ठीक है आप एक काम करो, अभी मत लगाओ। 1 महीने के लिए इन दोनों को होल्ड किया है, और 1 महीने को होल्ड करने के साथ इन दोनों ने बोला कि हम हमारे लेवल पे ऐसे काम करेंगे जिससे जो यूएसए की समस्या है वो हल हो जाए।
मुद्दा ये है आखिर यूएस ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स है। इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे है, डोनाल्ड ट्रंप जिस मैंडेट के साथ लोगों को जो बातें बता के आए उनको वो आकांक्षाएं पूरी करना तो उनका फर्ज है, तो वो अपनी उस धारणा में चल रहे हैं, उस धारणा के कारण ही ये सारा काम हो रहा है। अब इसके अलावा आप ये देखिए कि जो ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्याएं यूएसए उसमें बहुत परेशान हो रखा है, वहां पे लोगों की डेथ भी हुई है। और मतलब कि यहाँ पे जो फेंटाइल है, फेंटाइल्स के इतने कार्टल्स कनाडा और मैक्सिको में हो गए हैं, उसके कारण से इनको और इफेक्ट हो रहा है। अब इसके अलावा ये भी याद रखना, बीच में क्या हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पढ़ लिया उन्होंने, और उन्होंने इस जो हमारी फेंटाइल ड्रग थी इसका लिंक किससे बना दिया, बोला चाइना से होकर आ रही है और इसलिए चाइना में मैं ड्यूटी लगा रहा हूँ। हालांकि उसका वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं था। तो इन चीजों को हमें ट्रांजिशन में है, लेकिन जो कहाँ कहाँ ड्यूटीज लगी है, उन ड्यूटीज को लगाने के पीछे अमेरिका ने क्या रीजंस दिए हैं और इसका जवाब इन राष्ट्रों ने कैसे दिया, तो ये हमें चीजें यहाँ पे देखने को मिली। फिर नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है और वो है पनामा लेक को लेकर। पनामा लेक, अब हुआ क्या, पनामा लेक के ऊपर जो चाइना का बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके तहत एग्रीमेंट हो गया था पहले। और इस एग्रीमेंट होने के बाद में क्या हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही वहां पर सरकार चला रही, उन्होंने पनामा को धमकी दी कि बोला आपने जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया है ये हमारी सोवरेनिटी के लिए खतरा है, और यदि आप इसे रिवोक नहीं करते हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जो पनामा कैनाल है उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। आप समझ गए, जो बोला कैनाल ही नहीं रहेगी आपके पास तो क्या आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से एग्रीमेंट करोगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के कारण क्या हुआ है, जो पनामा है उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के जो चाइना के साथ एग्रीमेंट किया था उससे वापस पीछे हट गया। जब ये पीछे हटा तो वहां पे जो उसके एम्बेसडर थे, पनामा के एम्बेसडर हैं चाइना के अंदर, उन्होंने उनको सम्मन किया, बोला आप कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब उन्होंने तो कर दिया, भाई वहां रहता है और इतनी हेजमनी है यूएसए की, तो और यूएसए के आसपास कभी भी यूएसए किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करेगा कि वहां कोई चीज एस्टेब्लिश कर सके। तो न्यूज इन ट्रांजिशन थी, हमें पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था और इसमें दुनिया ने हमको प्रेज किया, और हम जानते हैं कि ये इसमें जो हमारी जहां लैंडिंग साइट थी उसको हमने शिव शक्ति नाम भी रखा है। तो ये एक इमेज है दिखाई है, इस इमेज के साथ दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो साइट है हमारी लैंडिंग साइट थी किसकी, चंद्रयान 3 की, जिसको हमने शिव शक्ति नाम रखा। अब जो स्टडीज हुई है, स्टडीज कहां से, आप जानते हैं अहमदाबाद के अंदर हमारी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, कहां पे, अहमदाबाद में, और उस अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की 2 सब यूनिट्स हैं। एक यूनिट कहां पे है आपके माउंट आबू में है और दूसरी कहां पे उदयपुर में है। जो माउंट आबू में जो आपकी लेबोरेटरी है वो इंफ्रारेड के ऊपर काम करती है, और जो आपकी उदयपुर के अंदर है वो सोलार है। तो ये जो माउंट आबू और उदयपुर की जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरी है, जो कि अहमदाबाद वाली फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर आती है, इन तीनों ने मिलकर काम किया है, जिसके तहत क्या हुआ है, इन्होंने फोटोज थी जो उनके पास डाटा आया, उस डाटा का विश्लेषण किया और उन्हें ये पता चला कि ये जो साइट है शिव शक्ति के आसपास की, ये साइट लगभग 3.7 बिलियन ईयर्स पुरानी है। क्लियर है। और आपको ये भी समझना होगा कि जब हम अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हैं या जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, तो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जानते हैं कि अर्थ का जो इतिहास है, जब इस पे जीवन संभव होने लगा तो वो 3.8 बिलियन ईयर्स के आसपास है। तो यानी कि कोइंसिडेंस हो रहा है, हालांकि ये एक जस्ट बिगिनिंग है, इसके ऊपर आगे और डीप डिगर होगा और जो रिसर्चर्स हैं उनके थॉट्स आएंगे। तो आई थॉट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए इंटेलेक्चुअल हमें ये पता होनी चाहिए। स्पेस डेक्स जिसको हमने स्पार्टेक्स एब्रिविएशन दिया है, इसके अंदर क्या किया था, इसरो ने अपने यहां से 2 सैटेलाइट भेजे। दोनों सैटेलाइट को, जिसका नाम था, एक को रखा उन्होंने टारगेट और एक को रखा चेजर, IDX-1 एंड IDX-2, और इन दोनों की हमने क्या किया, इन दोनों को आसमान में ले जाकर के अलग अलग जगह डिस्टेंस पे छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद क्या किया,
हमने यहाँ पे अर्थ के ऊपर बैठे बैठे कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद जब हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की स्थिति सही लगी, तो हमने उन दोनों की डॉकिंग कराई। डॉकिंग करा करके हमने उन दोनों को एक दूसरे के पास ले आया, और इतना पास लाए जितना दुनिया में आज तक इतनी परफेक्ट डॉकिंग किसी ने नहीं करी, वो इसरो ने करी। अब हमने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया ने हमको प्रेज किया, परंतु याद रखिए भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, जब भी कोई अच्छा काम करेगा कोई ना कोई कमी निकालने के लिए जरूर आएगा। तो यहाँ पे कुछ मीडिया वालों ने बोला था कि हमें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ग्लिच हुआ है स्पेस टैक्स मिशन के अंदर। तो इसरो के जो चेयरमैन है, अभी रिसेंटली बने हैं, आप जानते हैं, वी नारायणन, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसा कोई भी ग्लिच नहीं आया है। तो आपको समझना होगा ये स्पेस टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसरो आगे, हमारा प्लान सिर्फ यही नहीं है कि हम वहां जाकर के हमारे जो हमने क्यों टेस्टिंग करी है, ये टेस्टिंग करने का जो मेन उद्देश्य है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा वहां पे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर हमारा एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं। तो स्पेस स्टेशन के लिए आपको क्या है, कुछ पहले आपको फिजिकली टेस्ट कर लेने चाहिए, यानी कि आपकी डॉकिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि धीरे धीरे आप सैटेलाइट भेजेंगे, सैटेलाइट जाकर के एक दूसरे से डॉक होंगे, क्लब होंगे, तब जाकर के आपका ये सारा काम खत्म होगा। तो इसलिए ये एक न्यूज इन ट्रांजिशन थी जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब जो हमने INSTC की बात की थी, इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC की बात की थी हमने, किस संदर्भ में की थी कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर यूएसए ने बोला है कि मैं इसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात कर रहा हूं। हालांकि इंडिया जाएगा, बनाएगा, और शायद होपफुली इसके ऊपर नहीं लगेंगे, परंतु जो चाबहार पोर्ट से हम आगे जाएंगे, चाबहार पोर्ट तो कहाँ है आपका, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान, और वहां से आगे आप जो लेके जाओगे, तो फिर हम यहां से ना ये कैस्पियन सी में ये हमारा ट्रेड रूट बनेगा। कैस्पियन सी से ये हमारा ट्रेड रूट बनेगा। तो ये जो रिवर है ना, वो वोल्गा है। कौन सी है? वोल्गा। और ये वोल्गा रिवर आके कहां गिरती है? आपकी कैस्पियन सी में। ये हमने पहले भी एक बात करी थी, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो ये जो आपको दिख रहा है एरिया, ये वोल्गा रिवर का यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, जो आके इसमें कैस्पियन सी में गिर रही है। तो हम, हालांकि अभी कोई प्लान नहीं है कि INSTC का जो कॉरिडोर है वो वोल्गा रिवर को इस्तेमाल करेगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वोल्गा रिवर है वो जो है सेंट पीटर्सबर्ग के राइट में रहती है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचना है। तो क्या होगा, इस वोल्गा रिवर के बगल में ही जो रेल और रोड नेटवर्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बना हुआ, उसका इस्तेमाल करके ये जाएगा। और यहीं पर क्या है, आपका बाकू है, ये जहां पे हमारा COP29 किसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसकी मीटिंग हुई थी बाकू के अंदर। बाकू जो कि अजरबैजान में, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी, और ये कैस्पियन सी है। तो ये चीजें भी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आप कहीं कोई सवाल पूछ लें तो आप आराम से उसको टैकल कर सकें। तो ये इनिशिएटिव अपना चलता रहेगा, बने रहें। और इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूँ। वो क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? हमने एक आर्टिकल तो पढ़ा था किसके ऊपर, फ्री बीज के ऊपर, फ्री बीज एंड वेलफेयर। मैं इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन क्या है,
लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु कल्याणकारी योजनाओं को राज्य के स्रोतों के ऊपर भार समझना तार्किक नहीं है। आलोचनात्मक व्याख्या करें। हालांकि हमारे जो मेंस में है वो 100 वर्ड्स तक आता है, परंतु आप इसको क्या करें, इसको एटलीस्ट 150 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। तो हम 150 की प्रैक्टिस करेंगे तो मेंस में जाते जाते हम 100 शब्दों में इसको लिख पाएंगे। जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि टू अचीव द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ ए कंट्री, द वेलफेयर स्कीम्स आर नॉट अ ड्रेन टू द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, क्रिटिकली इवेलुएट। तो आई होप इसको हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों लिख करके टेलीग्राम के ऊपर हमारे चैनल उसमें डाल देंगे। आप लोग क्या करें, आर्टिकल पढ़ा है, यू बेटर गो वंस अगेन, अगर आपको लगता है दोबारा पढ़ो, और अपनी जो हमने डिस्कस करने से क्या होता है उससे आपको एक आपके अंदर नई थॉट्स आती है, वो थॉट्स को फॉलो करके फिर अपनी लैंग्वेज बना के आप लिख सकते हो। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, अदरवाइज एक बार आप आर्टिकल जाओ पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसका प्रयास, लेकिन जो भी करो एक आंसर लिखने का प्रयास जरूर करना, और आंसर को आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देना। पोस्ट करोगे तो हम कोशिश करेंगे आपको इवेलुएट करके इसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे। टीम मेंटेनेंस आपसे कोशिश यही करती है, हमारे तरफ से यही प्रयास होता है कि किस प्रकार से हम हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच।